Welcome back to my channel Learning Platform Investment for your Future. I hope आपको चैनल से जुड़े सभी वीडियोस पसंद आ रहे हों। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल पाए। बात करते हैं आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन की। आज हम इग्नू MA हिस्ट्री के पेपर MHI 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। आधुनिक विश्व को भली प्रकार समझने के लिए पुनर्जागरण के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। पुनर्जागरण के कई स्तर पर अलग अलग महत्व हैं, जैसे दुनिया को देखने का एक नया वैकल्पिक तरीका लोगों को मिल गया, कला, साहित्य और स्थापत्य से जुड़े नए जीवन की शुरुआत हुई। अब भाग्य को बदलने के लिए इंसान केवल ईश्वर पर ही निर्भर नहीं था, वह अपनी प्रतिभा और योग्यता को भी प्राथमिकता देने लगा। नए तरह के समूह, नई तरह की विचारधाराएं, नई बहस और नई खोजें समाज के सामने आने लगी। धार्मिक प्रवृत्ति से आगे बढ़कर लोग धर्मनिरपेक्षता की ओर अग्रसर हुए। इसके अलावा यथार्थवाद और नैतिकता के बीच अंतर स्थापित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के विषय में विभिन्न विचारों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, इसके लिए आपको अलग अलग प्रकार के राज्य की प्रकृति को समझना होगा, जैसे उदारवादी राज्य, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला राज्य, मार्क्सवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य, उदारवादी समतावादी राज्य, स्वतंत्रतावादी अल्पवादी राज्य, गांधीवादी राज्य और नारीवाद की विचारधारा से प्रभावित राज्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है? राष्ट्रवाद के उदय और विकास की व्याख्या कीजिए। एक विचारक गेलनर के अनुसार राष्ट्रवाद ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जिसके मुताबिक राष्ट्रीय और राजनीतिक इकाइयों को समेकित होना चाहिए। राष्ट्रवाद के उदय के पीछे श्रम विभाजन की बढ़ती हुई जटिलता, जो कि कृषक समाज और औद्योगिक समाज दोनों में हुई, को माना जा सकता है। राष्ट्रवाद के विकास को लेकर अगर बात करें तो गैलन का वर्गीकरण, एंटीना स्मिथ का वर्गीकरण और दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद, इन 3 अलग अलग तरह के राष्ट्रवाद को बारीकी से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की प्रकृति का विवरण दीजिए। 20वीं शताब्दी में होने वाली घटनाओं में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, हथियारों की होड़ और उपनिवेशीकरण और गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रमुख रूप से अपने चरम पर रही, जो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोप में नई राजनीतिक संस्कृति के उदय पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव की चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मुद्दों को आगे लेकर चलने वाली फ्रांसीसी क्रांति ने आंशिक रूप से तो फ्रांस को प्रभावित किया, इसके अलावा पूरे विश्व भर में अपनी विशेषताओं के साथ छाप छोड़ी। जल्दी से देख लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। आम जनता से जुड़े प्रतिनिधित्व का केंद्रीय सत्ता पर नियंत्रण हो गया। राष्ट्रीय सभा का उद्घोष हुआ। नए तरह के संविधान की पहल हुई। चर्च यानी धार्मिक संपत्ति पर कब्जा हुआ। नए तरह के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, चाहे वे युद्ध के माध्यम से हो या आपसी बातचीत के माध्यम से। तर्क और ज्ञानोदय पर आधारित राष्ट्रीय समुदाय ने अपनी एक अलग भूमिका निभाई। जनता के शासन से जुड़ी संस्कृति का भी उदय हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानोदय का विवरण दीजिए और उसकी आलोचनाओं का वर्णन कीजिए। ज्ञानोदय की विशेषताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें तो ज्ञानोदय के माध्यम से प्रगति, वर्तमान जीवन को बेहतर मानना, मनुष्य को पूरे ब्रह्मांड को समझने में सक्षम मानना, एक तरीके से कंट्रोलर के रूप में देखना, तकनीकी माध्यमों का प्रयोग और तकनीक के माध्यम से उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखना, आपस में सहयोग और विनम्रता का भाव रखना आदि शामिल हैं। ज्ञानोदय से अधिकतर तो लोगों को सकारात्मक चीजें ही प्राप्त हुई, परंतु कुछ स्तरों पर ज्ञानोदय की आलोचना भी की गई। जैसे कि कुछ विचारकों का मानना था कि कला और विज्ञान सामाजिक और नैतिक पतन की ओर मनुष्य को लेकर गए। श्रम विभाजन की बढ़ती हुई जटिलता के माध्यम से शांति और आराम
मनुष्य के जीवन से लगभग गायब ही हो गया। प्रकृति, जिस पर मनुष्य पहले पूरी तरह निर्भर रहता था और उसके महत्व को भी समझता था, अब मनुष्य प्रकृति का शोषण करने लगा और कहीं ना कहीं प्रकृति और मनुष्य के बीच में दरार आ गई। हर सुख को ज्ञान से जोड़कर देखा जाने लगा, जो कि सरासर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्रीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया पर एक निबंध लिखिए। हालांकि निबंध को लिखने का तरीका पैराग्राफ के माध्यम से होना चाहिए, परंतु आप अपने निबंध को लिखने के समय स्क्रीन पर दिए हुए इन पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखें। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है कृषक समाज में होने वाले श्रम विभाजन से। उस समय भी लोकतंत्र की आवश्यकता महसूस की गई थी, पर राज्य व्यवस्था ने इसे संभाल लिया। परंतु जब समाज औद्योगिक तंत्र की ओर बढ़ा तो श्रम का विभाजन जटिलता का एक और विकराल रूप लेने लगा, जिसने समस्या को बहुत बड़ा बना दिया और लोकतंत्र की आवश्यकता को अनिवार्य। अब ये हुआ कैसे? औद्योगिक पूंजीवाद हुआ तो नए तरह के सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। प्राचीन व्यवस्थाओं पर कहीं न कहीं सवाल उठने लगे, जो कि लोगों के बीच असमानताएं पैदा कर रहे थे। हर तरफ से राजनीतिक सत्ता में समान भागीदारी की मांग उठने लगी। मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग ने अपने अपने हितों के लिए आवाज उठाना शुरू किया। वर्ग शक्ति, राज्य की शक्ति और पराराष्ट्रीय शक्ति जैसी शक्तियां लोगों के सामने आने लगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। साम्राज्यवाद के विकास के चरण में वाणिज्यवाद और प्रारंभिक व्यापारिक साम्राज्य ने अपने पांव पसारने शुरू किए। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार और इसके विस्तार के लिए अलग अलग देशों पर कब्जा किया जाने लगा और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वित्तीय पूंजीवाद की भी शुरुआत हो गई, जिसकी जकड़ में अधिकांश देश आ गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक जगत में फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की चर्चा कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे कई कारण रहे, जैसे कि फ्रांस में वित्तीय हालात बहुत ही बदतर हो चुके थे। इसके अलावा कर उगाही ने तो परिस्थितियों को और भी जटिल बनाया। शक्ति का केंद्र पुरोहित यानी धार्मिक क्षेत्र और कुलीन वर्ग तक सीमित रहा, जिसमें आम जनता और मध्य वर्ग की कोई भागीदारी नहीं थी और कहीं न कहीं उनके हितों को भी ध्यान में नहीं रखा जाता था। इसके अलावा विश्व के एक हिस्से में ज्ञानोदय का विचार प्रबल हो रहा था और फ्रांस ने ज्ञानोदय के विचार से काफी हद तक प्रेरणा ली और उसका परिणाम हुआ फ्रांसीसी क्रांति, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। रूस में समाजवादी आंदोलन के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। रूस में समाजवादी आंदोलन के उदय के पीछे के कारण को जाने तो रूस में होने वाली क्रांति के कारण तो राष्ट्रीय स्तर के थे, पर परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रहे। रूस में वर्ग संघर्ष, जैसे कि अभिजात वर्ग और किसान वर्ग के बीच का संघर्ष काफी देखने को मिला। पूंजी का निवेश विदेशी ताकतों के हाथ में था। औद्योगिकरण हुआ, पर अन्य देशों की तुलना में काफी सीमित। एक ही स्थान पर कुशल और अकुशल मजदूर मिलकर उत्पादन कार्य किया करते, जो कि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए काफी हानिकारक है। कृषि कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, पर तकनीकी रूप से औरों की तुलना में पिछड़ता जा रहा था। मजदूरों और किसानों का अपने हितों को लेकर सरकार के विरुद्ध विरोध चल रहा था और समाज में चारों ओर शोषण की अधिकता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्तावाद की व्याख्या कीजिए। यूरोप में उपभोक्ता आंदोलन के विकास का विवरण दीजिए। उपभोक्तावाद के तहत इस तथ्य को स्वीकारा जा सकता है कि उपभोक्तावाद कहीं ना कहीं संपन्नता का सिंबल भी था और उस तक पहुंचने का माध्यम भी। उपभोक्तावाद के माध्यम से बाजार अर्थव्यवस्था ने अपना विस्तार किया। एक निर्धारित पैटर्न का विकास किया गया। एक तरीके की जन संस्कृति समाज के सामने आई, जहां उपभोग को सर्वोपरि मान लिया गया। उपभोक्ता को नागरिकता के अधिकारों के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। यूरोप में उपभोक्तावादी आंदोलन के शुरू होने के पीछे घरेलू और अभिजात वर्ग की मांग थी। इसकी पूर्ति के लिए उपभोक्तावाद जैसा आंदोलन शुरू हुआ और इसके पीछे के मुख्य कारणों को देखें तो पूंजी का केंद्रीयकरण यूरोप में होता जा रहा था, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों साथ साथ चल रहे थे।
इसके अलावा एक अहम कारण था जनसंख्या में तेजी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक पूंजीवाद की मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। व्यापारिक पूंजीवाद के पीछे की विशेषताओं को जानें तो तकनीकी विकास, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता और मानव श्रम, निवेश और औद्योगिकरण, पूंजी लगाने का जोखिम, विज्ञान का महत्व और ऊर्जा के स्रोत में परिवर्तन अहम माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक विश्व में एक संस्था के रूप में नौकरशाहीकरण के विकास का विश्लेषण कीजिए। नौकरशाहीकरण सरकार के अंडर में काम करने वाले अलग अलग स्तर के अधिकारियों की श्रेणियां हैं, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, कानूनी रूप से कार्य, पद सोपान सिद्धांत यानी कि स्तर के हिसाब से काम, मूल्य व्यवस्था, राजनीतिक तटस्थता, योग्यता को महत्व और प्रोन्नति यानी प्रमोशन के अधिक अवसर देखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शीत युद्ध के कारण और परिणाम की चर्चा कीजिए। शीत युद्ध के पीछे के कारणों को देखें तो भौगोलिक और अंतरराष्ट्रीय बंटवारा, अणु बम के रहस्य को गुप्त रखना, ट्रूमैन सिद्धांत, विचारधारा का मतभेद और शक्ति के लिए संघर्ष प्रबल रूप से माने जाते हैं। और शीत युद्ध के परिणाम देखें तो 2 ध्रुवीय विश्व जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ प्रमुख भूमिकाओं में थे, हथियारों की प्रतिस्पर्धा, सैन्य सुरक्षा संगठन और नए स्वतंत्र राष्ट्रों के उदय प्रमुख रूप से हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक ज्ञान और तकनीकी क्रांति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक क्रांति में लोकतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता अहम है। ज्ञान की क्रांति में मुद्रण, प्रकाशन और शिक्षा से जुड़े संसाधन, रेडियो और टेलीविजन प्रसारण, इसके अलावा इंटरनेट शामिल है। तकनीकी क्रांति में उद्योग, आविष्कार और संचार व्यवस्था को शामिल किया गया। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें।